हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर कोर पेपर 8 का आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन करें। ये टॉपिक को देखेंगे। यानी दोस्तों, भारत में जब बाबर ने आक्रमण किया था तो भारत की स्थिति कैसी थी, जो बाबर को रोक नहीं पाई। इन टॉपिक को आज हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि मुगल किस तरह से भारत में अपना जड़ जमाया। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको वादा करता हूं दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखने के बाद ये टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, बस आराम से वीडियो को ध्यान से देखते रहना है। एकदम स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो पॉइंट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो वीडियो है डिमांड से बना है दोस्तों। यानी आप ही में से कोई एक ऐसे स्टूडेंट था जो मेरे को ये टॉपिक भेजा था कि सर ये वाला बता दीजिए, तो उनके डिमांड के वजह से ही ये वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग को भी कोई डिमांड है कि ये सर ये वाला क्वेश्चन का बता दीजिए, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। यानी भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी जिस टाइम बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तथा बाबरनामा में लिखा है। यानी हम लोग को जो जानकारी मिलती है ये मिलता है बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक-ए-बाबरी और बाबरनामा, इनसे मिलता है। यही सब जानकारी हम लोग को वही बुक से मिलता है। लिखा है कि उसके आक्रमण के समय भारत में 5 मुस्लिम राज्य तथा 2 काफिर, दोस्तों काफिर मुसलमान शासक कहते थे हिंदुओं को। ठीक है, तो 5 भारत में उस टाइम क्या था, 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य थे। मुस्लिम राज्य कौन कौन सा था, दिल्ली, मालवा, बंगाल, गुजरात, बहमनी साम्राज्य मुस्लिम शासकों के अधीन था। दोस्तों, ये बहमनी साम्राज्य वही साम्राज्य था जो विजयनगर साम्राज्य के निकट था। ठीक है, तथा आमेर और विजयनगर हिंदू शासक के अधीन था। यानी 5 गो मुस्लिम शासकों का राज्य था और 2 गो हिंदू शासकों का। ठीक है, तो बाबर ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और यही वाला स्टेटमेंट अब अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपका 100% मार्क्स मिल जाएगा दोस्तों। क्या है, बाबर का यह कथन सही है कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत केवल ऐसे राज्यों का समूह था जो किसी भी आक्रमणकारी का जो उसके विभाजित करने की शक्ति और इच्छा रखता है उसे सरलता से शिकार हो सकता था। यानी 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी कौन सा होगा दोस्तों, 1500 से लेकर के 1600 तक, तो ये होगा 16वीं शताब्दी। ठीक है, तो ये शताब्दी के दौरान भारत की स्थिति ऐसी थी जो कोई भी विदेशी आक्रमणकारी को रोक नहीं सकता था। जो भी उसे तोड़ने आ सकता आराम से तोड़ सकता था। किसने कहा, बाबर ने कहा, उसके आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। उसने क्या कहा, पहले उसने सबसे पहले जो जानकारी दिया तुजुक-ए-बाबरी और बाबरीनामा में दिया। उसके बाद उसने बताया कि भारत में जिस टाइम उसने आक्रमण किया था उस टाइम 5 गो मुस्लिम राज्य था और 2 गो हिंदू राज्य। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद उसने कथन दिया था कि भारत 16वीं शताब्दी में ऐसे स्थिति में था, उस टाइम पर कोई भी ऐसा शासक जो उसको तोड़ने के लिए आता उसे आराम से तोड़ सकता था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, एक एक करके एक ठो उस टाइम के राज्य को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और राज्य को डिस्कस करते हुए ही आज का वीडियो पूरा एंड कर देंगे, पूरा आपको समझ में आ जाएगा 100%। पहला है पंजाब। बाबर के आक्रमण के समय पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी था।
दोस्तों ये दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी का ही परिवार का था। और आप लोग एक कहावत जरूर सुने होंगे कि घर का भेदी लंका ढाए, तो यही वाला बात मुगल को भी आमंत्रण किया था। ठीक है, तो बाबर के आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? सूबेदार दौलत खान लोधी। यद्यपि वह दिल्ली साम्राज्य के अधीन था, यानी उनके अंडर ही था, लेकिन वह अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में देखना चाहता था, यानी किसी के भी अंडर में रह करके काम करना नहीं चाहते थे। इतिहासकारों के अनुसार उसने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, यानी वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और इब्राहिम लोदी को समाप्त करने के लिए काबुल के शासक बाबर से पत्र कर व्यवहार कर रहा था। यानी बाबर को स्पेशली बुलाने वाला कौन था? तो दौलत खान लोधी था। और किस लिए बुलाया था दोस्तों? ये इब्राहिम लोधी को वहाँ से हटा करके, और वो चाहता था कि इब्राहिम लोधी के जगह पर दौलत खान लोधी को बैठा दे। ठीक है, तो ये उसका परिणाम उल्टा हुआ। ये क्या हुआ? बाबर स्वयं शासक बन गया और इसको ही रास्ते से मिटा दिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किया था। किसने? सूबेदार दौलत खान लोधी। दोस्तों यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। सवाल कैसे बनेगा? मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बनेगा, मुगल का जब स्थापना हुआ था दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। ठीक है, उस टाइम कौन था? लोधी वंश था। और किसने बाबर को आमंत्रण किया था? ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। पंजाब देखने के बाद गुजरात। ठीक है, सुदूर पश्चिम में स्थित गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह था। ठीक है, यानी पश्चिम के तरफ स्थित जो गुजरात था वहाँ का शासक मुजफ्फर शाह था। उसने गुजरात पर 1511 से लेकर के 1526 तक राज किया। यानी जो मुजफ्फर शाह था उसने गुजरात पर 1511 से लेकर के 1526 तक शासन किया। उसने अपने शासन में वह मालवा और मेवाड़ के पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध में व्यस्त रहा। पानीपत के युद्ध के कुछ ही दिन पूर्व उसका देहांत हो गया। यानी जब मुगल यहाँ पर आए थे भारत, उसी के कुछ ही क्षण पहले इनका देहांत हो गया। कुछ ही क्षण मतलब कुछ ही टाइम पहले, है ना, हो गया। तब उसका पुत्र बहादुर शाह गुजरात का शासक बना। किनका पुत्र? मुजफ्फर शाह के पुत्र। ठीक है, वो बड़ा योग्य और सफल शासक सिद्ध हुआ। आगे चलकर उसका मुगल सम्राट हुमायूं से भी काफ़ी संघर्ष हुआ। ठीक है, तो पहले देखें पंजाब, उसके बाद देखें गुजरात, अभी देखेंगे दोस्तों दिल्ली। ठीक है, दिल्ली भी बोलता है कोई, दिल्ली भी बोलता है। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों। बाबर के आक्रमण के समय उत्तरी भारत का सबसे प्रसिद्ध राज्य दिल्ली था। इसका संपूर्ण वैभव समाप्त हो चुका था। कहने को तो दिल्ली का सुल्तान विशाल साम्राज्य का स्वामी था, किंतु व्यवहार की दृष्टि से उसका प्रभाव केवल दिल्ली और उसके आसपास के कुछ प्रदेश तक ही सीमित था। यानी जिस टाइम बाबर ने आक्रमण किया था सबसे प्रसिद्ध जगह था दिल्ली। ठीक है, कहने के लिए तो दिल्ली बहुत ही वैभव सा जगह था उस टाइम, लेकिन उसका जो प्रतिष्ठा था वो ख़त्म हो चुका था। ठीक है, यही बात कहा जा रहा है। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। दोस्तों 100% ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए। ठीक है, आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहीं से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, इसके कठोर और मनमाना व्यवहार से उसके सूबेदार, सैनिक, अधिकारी और राजदरबारी तंग आ चुके थे। किनके व्यवहार से? इब्राहिम लोदी के व्यवहार से। वे सब उसके पतन की आकांक्षाई थे। मतलब वो सब क्या चाहते थे कि इब्राहिम लोदी कहीं मर जाए, वैसे चाहते थे। कौन? ये उनके जितने भी दरबारी थे, सब कुछ सैनिक थे पूरा, वे सब उसके पतन की आकांक्षाई थे। फलस्वरूप दिल्ली राज्य के विभिन्न भागों में विद्रोह हो गया। यानी सब अपना अपना राज्य घोषित करने लग गए थे। लाहौर के सूबेदार दौलत खान लोधी ने, यहाँ पर लाहौर पंजाब होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, पंजाब लाहौर उस इलाके के पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने अपना स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। वे काबुल के शासक बाबर से भी
गठजोड़ रहे था, यानी बातचीत कर रहा था और उनको आमंत्रित कर रहा था और उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उकसा रहे थे। दरिया खान लोधी बिहार में स्वतंत्र शासक बन बैठा था। ये भी एक मतलब सूबेदार था जो बिहार में स्वतंत्र शासक बन गया था। ठीक है। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली राज्य पूर्णतः अव्यवस्थित था और निरंतर दुर्बल होते जा रहा था। यानी इन सब कारणों की वजह से, उनका खुद का पार्टी ही खराब होने की वजह से दिल्ली का पूरी समाप्त हो गया था और वहाँ के जो शासक था, तत्कालीन शासक, उनको भी समाप्त करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार। फिरोज तुगलक के शासनकाल में बिहार स्वतंत्र हो गया। बाबर के आक्रमण के समय बिहार शक्तिशाली मुस्लिम राज्य था। यानी जो बिहार था वो फिरोज तुगलक के समय ही क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। मुगल आने से पहले ये स्वतंत्र शासक था और यहाँ पर भी मुस्लिम शासक था, इसलिए ये मतलब थोड़ा पहले से ही साइड हो गया था। इनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट है मालवा। तैमूर के आक्रमण के तुरंत बाद मालवा के सूबेदार दिलावर खान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। यानी जब देखा तैमूर का आक्रमण हुआ, ठीक है, तैमूर का दोस्तों आक्रमण हुआ, तो उस टाइम देखा कि दिल्ली का जो उस टाइम का जो शासक था, कोई आक्रमण को रोक नहीं पाया। ठीक है। तो उसने क्या किया, वो भाप लिया था कि ये जो दिल्ली का शासक है, जिसे हम लोग अपना हेड मानते हैं, वो किसी काम का नहीं है, वो किसी को रोक नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने स्वयं को एकदम स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया और खुद शासन करने लग गया था। ठीक है। मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय के शासनकाल में मेदिनी रॉय नामक एक राजपूत सूबेदार का दबदबा बढ़ गया। यानी उसी के टाइम पर एक जो मेदिनी रॉय नाम का एक राजपूत सरदार था, उसके साथ यह हो गया, जो आगे चल कर के मतलब बाबर के साथ भी लड़ाई करते हैं। ठीक। उसके अप्रशंसा होकर मुस्लिम सूबेदारों ने उसको विरोध किया। मेदिनी रॉय ने महाराणा सांगा की सहायता से उन्हें परास्त कर दिया। इस प्रकार मालवा के सरदारों में आपसी फूट बढ़ गई। यानी दोस्तों क्या हुआ, स्पेशली अगर मोटा मोटी यहाँ पर बात करें, आपस में ही लड़ते रहे और इसका फायदा उठा दिया कौन, बाबर ने। 100 बात की एक बात। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे सिंध। दोस्तों सिंध को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। पहले के ज़माने में क्या होता था, सिंध से ही प्रवेश होकर के घोड़े से, हाथी से होकर के भारत आते थे। तो महमूद तुगलक की मृत्यु होते ही सिंध स्वतंत्र राज्य हो गया था। यानी महमूद तुगलक जब मतलब उनका देहांत हुआ था, मृत्यु हुआ था, उसके बाद ही ये जो सिंध प्रदेश था वो स्वतंत्र हो गया था। बाबर के भारत पर आक्रमण करने के समय अरबों का अधिकार स्थापित हो गया था। यानी ये जो पहले स्वतंत्र हुआ था, ये इस पूरी इसमें अरबों का यहाँ पर अधिकार हो गया था। सिंध पर अरब बालों का प्रभाव था। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था अत्यंत ही संतोषजनक था। यानी यहाँ का ही स्थिति खराब था, तो वो क्या भले बाबर का यह करेगा, मुकाबला करेगा। ठीक है। इसलिए ये जो सिंध प्रदेश था, वहाँ के शासक कोई भी राजनीति में भाग नहीं लिया था उस टाइम। ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित था, जहाँ के प्रशासक नुसरत शाह था। ठीक है। वह बड़ा गुणवान व्यक्ति था। लोग उसके शासनकाल में आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और संतुष्ट थे। तो यानी बंगाल क्या था, बंगाल में भी एक मुसलमान शासक था और जो बहुत बड़े योग और गुणवान व्यक्ति थे। उनके शासनकाल में आर्थिक दृष्टि से और समृद्धि की दृष्टि से वो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट था बंगाल के लोग। नेक्स्ट है दोस्तों कश्मीर। ठीक है। कश्मीर भी एक महत्वपूर्ण राज्य था। वहाँ सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष चल रहा था। वहाँ के प्रधान वजीर ने अपने स्वामी सुल्तान महमूद शाह को बाबर की सहायता से
अबदस्त कर स्वयं को सत्ता हथिया ली। यानी क्या हुआ दोस्तों, वहाँ के जो वजीर था वो अपने जो सुल्तान था उनको धोखा दे करके बाबर का सहायता कर दिया और स्वयं वहाँ का जो राजगद्दी था वो हथिया लिया। ठीक है, यानी यहाँ पर भी घर का भेदी लंका ढाया था। नेक्स्ट है मेवाड़। मेवाड़ उत्तरी भारत का सबसे प्रसिद्ध और हिंदू राज्य था, जहाँ पर राणा सांगा तथा राणा संग्राम सिंह का शासन था। कर्नल टॉड के अनुसार, कर्नल टॉड कौन है? इतिहासकार। ठीक है, इतिहासकार के अनुसार राणा सांगा का प्रभाव लगभग संपूर्ण राजपूतों पर था। राणा सांगा ने मालवा के अनेक भागों पर अधिकार कर लिया था। उसने गुजरात के शासक को भी हराया था। राणा सांगा का उद्देश्य भारत में फिर से हिंदू राज्य स्थापित करना था। राणा सांगा निसंदेह ही उत्तर भारत का ही नहीं, संपूर्ण भारत के शक्तिशाली शासकों में था, जिससे बाबर को टक्कर लेना पड़ा था। तो दोस्तों ये जो मेवाड़ जगह था ये राजस्थान वाला इलाका था। ठीक है, और वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज़्यादा वीर थे। हम लोग जानते हैं पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, ये सब के सब कहाँ के थे? वो थे राजस्थान के, और वहाँ के ही थे राणा सांगा। राणा सांगा भी बहुत ही ज़्यादा वीर थे और अपने जो आसपास के इलाके थे उसमें उसका दबदबा था। उसने बाबर के साथ भी लड़ाई लड़ा था। ठीक है, लेकिन आप लोग सभी जानते हैं कि बाबर ने बहुत ही विशाल सेना तोप लेकर आए थे। इसके वजह से बाबर जीत गए थे और राणा सांगा हार गए थे। अगर दोस्तों राणा सांगा जीत गए होते तो अभी वर्तमान में क्या परिस्थिति होता आप लोग खुद समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पुर्तगाल शक्ति। दोस्तों यहाँ पर पुर्तगाल की भी एंट्री हो गई थी 1498 में, यानी पुर्तगाली भी यहाँ पर आना शुरू कर दिए थे। तो अब देखेंगे पुर्तगालियों का क्या रोल था। पुर्तगाल शक्ति। यद्यपि बाबर के आक्रमण के समय पुर्तगालियों की शक्ति अधिक नहीं थी, यानी अभी हाल ही में पहुंचा है, फिर भी उन्होंने गोवा पर अधिकार जमा लिया था। अपनी गतिविधियों के कारण उन्हें भारत के पश्चिमी समुद्र तट के राजनीतिक एवं व्यापारिक जीवन में अस्थिरता ला दी थी। यानी स्पेशली जो पुर्तगाली थे वो गोवा को हथिया लिए थे और उनको आसपास का जो समुद्री इलाका है वो कैप्चर कर लिए थे। वो जो दिल्ली वाला जो राजनीति था उनसे उनका कोई रिलेशन नहीं था। नेक्स्ट है दोस्तों बामनी साम्राज्य। दोस्तों बामनी साम्राज्य वही साम्राज्य है जो विजयनगर साम्राज्य का कट्टर मतलब दुश्मन वाला साम्राज्य था। ठीक है, बामनी साम्राज्य दोस्तों यहाँ पर राज्य है, साम्राज्य बोल दिया हूँ क्योंकि फॉलो में हो जाता है। ठीक है ना, और हमेशा ही इसको बामनी साम्राज्य से ही पढ़ा हूँ। ठीक है, बामनी राज्य अपने वैभव को खोकर जीर्ण विर्ण हो चुका था। तो दोस्तों जीर्ण विर्ण मतलब क्या हो, एकदम टूट फूट चुका था। ठीक है, उसके स्थान पर अब बीजापुर, बरार, बीदर और अहमदनगर और गोलकुंडा के 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुका था। यानी ये जो बामनी साम्राज्य था ये अब टूट करके 5 साम्राज्य में बंट चुका था। ठीक है, इन राज्यों के शासक में भी परस्पर संघर्ष होता था, यानी ये भी आपस में मतलब लड़ता मरता रहता था। ठीक है, इनकी आपसी फूट से उत्साहित होकर विजयनगर का शक्तिशाली हिंदू राजा कृष्णदेव राय उन्हें अपने आक्रमण का शिकार बनाता रहता था। यानी क्या हुआ था, जब वो लोग आपस में लड़ता रहता था तो हिंदू शासक जो कृष्णदेव राय जी थे, जो विजयनगर राज्य का सम्राट था, वो क्या करते थे, इनके ऊपर आक्रमण करते रहते थे। ठीक है, इस प्रकार बाबर के आक्रमण के समय दक्षिण में मुस्लिम शक्ति अपने अंतिम दिन गिन रहा था, यानी लगभग ना के बराबर ही बचा हुआ था क्योंकि ये लोग आपस में ही लड़ मड़ रहे थे। अभी दोस्तों हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिएगा थोड़ा। इन हिंदू राज्य सुदूर दक्षिण में स्थित था, यानी ये जो हिंदू राज्य था ये दक्षिण में स्थित है। सुदूर मतलब क्या है, बहुत ही नीचे। ठीक है,
दक्षिण में स्थित था। बाबर के आक्रमण के समय वहाँ का राजा कृष्णदेवराय था। के एम पनिकर के शब्द में, दोस्तों ये के एम पनिकर कौन है? ये एक इतिहासकार है। उनके शब्द में अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष और भोज की परंपरा में एक महान सम्राट था। मतलब क्या है? उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो कृष्णदेवराय जी थे, ये अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष और भोज की तरह ही एक महान सम्राट था जिसका राज्य अपने वैभव के शिखर पर था। बाबर ने भी विजयनगर के बारे में लिखा है कि राज्य और सैनिक दृष्टि से काफी राजकुमार में विजयनगर का राजा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी ये जो विजयनगर का वैभव था उनके विषय में स्वयं बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा था कि ये सबसे ज़्यादा मतलब एक बहुत ही सैनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हर एक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह था। ठीक है दोस्तों, ये पूरा का पूरा आज का क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी क्या करना है, अभी निष्कर्ष कैसे लिखना है वो थोड़ा सुन लीजिएगा, है ना। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि बाबर के आक्रमण के समय केंद्रीय शक्ति का पतन हो चुका था। यानी कोई भी ऐसा मतलब हेड जगह नहीं था जहां से पूरा का पूरा भारत को संभाल सकता, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जब पूरा का पूरा भारत का उस टाइम हेड था। ठीक है, समस्त देश में स्वतंत्र शासक अपना सत्ता बढ़ाने के लिए पारस्परिक प्रतिद्वंदितावाद में लीन था। यानी आपस में ही लड़ मड़ रहे थे, मतलब अपना अपना जगह को कैप्चर करने के लिए। उसमें एकता का अभाव था, यानी कोई भी एक साथ नहीं था। लेनपोल कह रहे एक इतिहासकार है, ने उस समय की दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि विजेता जाति मुसलमान असंतोषकारियों की एक भीड़ में बदल गई। दिल्ली सल्तनत के बड़े बड़े प्रांतों के अपने शासक थे। छोटे छोटे नगरे, जिले, यहाँ तक कि दुर्ग आदि पर वहाँ के सरदारों ने अधिकार कर ली। यानी स्पेशली दोस्तों ये कह रहे हैं इतिहासकार कि जो दिल्ली सल्तनत का एक बड़ा जो प्रांत था वो क्या हुआ, सभी शासकों ने छोटे छोटे नगर, जिले और दुर्ग आदि में अधिकार कर लिया। ठीक है, इस प्रकार बाबर के लिए भारत पर आक्रमण हेतु उपयुक्त परिस्थिति थी। यानी इस प्रकार से भारत में बाबर ने सफलतापूर्वक अपना साम्राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसे ही भी आपको वीडियो चाहिए तो आप क्या कीजिए दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो है जिसको आप अगर एक बार देखेंगे तो 100% है कि फेल तो नहीं होंगे इस पेपर में। ठीक है, तो क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को देखिए, और ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और आपको नेक्स्ट टॉपिक किस विषय में चाहिए वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।